राम प्रसाद जी आज काफी समय बाद अपने दोस्त मोहन से मिलने उसके गांव जा रहे थे। ड्राइवर कार चला रहा था और राम प्रसाद जी किसी सोच में डूबे हुए थे। मुझे अपने परिवार की भलाई के लिए मोहन की बेटी सरस्वती को अपने बड़े बेटे अनिल की पत्नी बनाकर लाना ही होगा। आज सुबह जो हुआ उसे देखकर मेरा मन बहुत टूट गया है। इन सब में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अजय भैया, एक काम करो, मेरा भी बियर पीने का बहुत मन है। शाम को चिकन और बियर की पार्टी करते हैं। क्या बात है मेरी प्यारी बहना, आज तुम भी बियर पियोगी? अब तुम दोनों पी रहे हो तो एक पैक मैं भी लगा लूंगी। वाह मॉम, आज तो बढ़िया महफिल जमने वाली है। एक काम करो, अनिल भैया को भी फोन कर दो। हम चारों मिलकर आराम से आज ड्रिंक और नॉनवेज की पार्टी करेंगे। शर्म करो, आज तुम्हारी दादी की पुण्यतिथि है और तुम लोग शाम को ड्रिंक और नॉनवेज की पार्टी की बातें कर रहे हो। थोड़े तो संस्कार अपना लो। सुधा, क्या तुम भी अपने संस्कार भूल गई हो? संस्कार गए तेल लेने, आपको हमारी जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? अरे दादी माँ को मरे हुए सालों बीत चुके हैं, अब उनकी याद में हम रोते थोड़ी रहेंगे। हम अपना एंजॉयमेंट खराब नहीं कर सकते। हाँ, अरे तुम नहीं जानते हो, ये तो शुरू से ही मुझसे और मेरे बच्चों से नफरत करते हैं। जब भी हम खुशी का कोई बहाना ढूंढते हैं, ये बीच में अपने घिसे पीटे संस्कार ले आते हैं। मॉम, छोड़ो ना, अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? लगता है डैड का बुढ़ापा इनके दिमाग पर चढ़ गया है। अजय भैया, मैं अनिल भैया को फोन करती हूँ, आप शाम की पार्टी की तैयारी करो। सोचते सोचते राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ की पुण्यतिथि करने के पश्चात ही राम प्रसाद अपने मित्र मोहन से मिलने निकल पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि उनके घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो घर तबाह भी हो सकता है। मोहन ने फौरन हाँ कह दी। सरस्वती बहुत ही अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी थी। राम प्रसाद के घर में जब ये बात पता चली कि अनिल का रिश्ता गांव की लड़की से तय हो गया है, तो सब गुस्से में आ गए। पर राम प्रसाद तो पहले ही इन सब की तैयारी कर चुके थे। डैड, आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं शहर का होकर एक गांव की देहाती लड़की से शादी कर लूंगा? कभी नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बोलो, कर दूं? ये तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मेरे बेटे को। अगर वो उस गांव की देहाती लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आखिर तुम उसे इस घर की बहू क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि मैं इस घर को बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ, और जिसे मेरे फैसले से एतराज हो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। सब जानते थे कि अगर अनिल ने सरस्वती से शादी नहीं की तो सेठ राम प्रसाद गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अनिल शादी के लिए राजी हो जाता है। शादी के बाद अनिल और बाकी सबका व्यवहार घर में सरस्वती के साथ बहुत रूखा था। देखो सरस्वती, तुम्हें पापा अपनी बहू बनाकर लाए हैं, इसलिए मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना। हाँ, और मैं भी तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, इसलिए अपना साया भी मेरे से दूर रखना। मैं तो आपको भाभी कभी नहीं बोलने वाली। एक देहाती गंवार मेरी भाभी कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल, एक गांव की गंवार हमारे घर की बहू और हमारी भाभी कभी नहीं बन सकती। पापा तुम्हें शादी करके लाए हैं, पापा तुम्हें शादी करके लाए हैं, इसलिए अब जो भी बात कहनी हो पापा से ही कहना। हम सब तो तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। कोई बात नहीं सरस्वती बहू, इन्हें अभी तुम्हारी कदर नहीं है। जिस दिन कदर होगी उस दिन तुम्हें ये सब सम्मान जरूर देंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा जी कि मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूं। सरस्वती बहुत समझदार थी। राम प्रसाद को विश्वास था कि एक न एक दिन सरस्वती घर में सब कुछ ठीक कर देगी। अगले दिन से सरस्वती ने रोजाना सुबह जल्दी उठकर पूजा आरती प्रारंभ कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? इस घर में इतनी घंटियां क्यों बजाई जा रही हैं? क्या ये कोई मंदिर है? देवर जी, घर एक मंदिर होता है। सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी। आज के बाद इस घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर आरती करने की कोई जरूरत नहीं है। अजय, इस घर में सुबह की आरती होगी। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें अब मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना अपना सामान बांध कर तुम कहीं और जाकर रह सकते हो। अभी ये घर मेरा है। राम प्रसाद का गुस्सा देखकर सब लोग चुप रह गए। पापा जी, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से दूध वाला दलिया बनाऊंगी, आपको पसंद है ना? दूध वाला दलिया? अरे बहू, ये सब चीजें तो खाए हुए मुझे बरसों बीत गए। कोई बात नहीं पापा जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको रोजाना ऐसा ही नाश्ता और खाना मिला करेगा। इस घर में ये सब कोई नहीं खाता। तुम्हारे हाथों का देहाती खाना कोई नहीं खाएगा। सुधा, जिसको ये सब नहीं खाना वो बाहर होटल में खा सकता है। इस घर में अब खाना सरस्वती बहू के हिसाब से ही बनेगा। जाओ बहू, तुम मेरे लिए नाश्ता बना लाओ। धीरे धीरे सुधा, अनिल, अजय और नीलम, इन चारों की नफरत सरस्वती के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उन्होंने सरस्वती को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने एक सपेरे को कुछ पैसे देकर एक जहरीला सांप मंगवाया। अनिल बेटा, अब समय आ गया है कि हम सरस्वती को जान से मार दें, तभी तुम सबको फिर से वैसी जिंदगी जीने को मिलेगी जैसी हम हमेशा से जीते आए हैं। मॉम, टेंशन मत लो, आज की रात सरस्वती की जिंदगी की आखिरी रात होगी।
रामप्रसाद अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था और सरस्वती भी अपने कमरे में सो चुकी थी। पर जैसे ही अनिल ने थैले में हाथ डाला, सांप ने अनिल के हाथ पर डस लिया। अनिल तिलमिलाकर चिल्लाने लगा। अचानक से सरस्वती की नींद खुली। उसने सांप को खिड़की से जाते देखा। सरस्वती सब कुछ समझ गई। सरस्वती ने बिना देर किए अनिल के हाथ को कसकर एक कपड़े से बांध दिया और सांप का जहर चूसने लगी। इसी बीच जहर की कुछ बूंदें सरस्वती के गले में भी चली गई। अनिल की जान तो बच गई, पर सरस्वती बेहोश हो गई। पापा सरस्वती को बचा लीजिए। हम सरस्वती को मारना चाहते थे, पर आज सरस्वती ने मेरी जान बचाई है। पापा प्लीज, सरस्वती को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी बहू को बचा लो जी। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। रामप्रसाद डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर सरस्वती को इंजेक्शन देता है। आपकी बहू बहुत साहसी है जो आपके बेटे को बचा लिया, वरना सांप के इस तरह के जहर से कोई नहीं बच सकता। उस दिन सरस्वती का प्यार और अपनापन देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरस्वती के अपनेपन ने आज उसके परिवार को अपना बना ही लिया। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहाँ उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच, थैंक यू अलका। मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का। थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है, उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी जरा मेरे लिए कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तो इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते हुए मर जाऊं। क्या मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है, मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है।
अब आएगा मजा। देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहाँ से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहाँ आती है। अरे दीदी, आप आ गई? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो, सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती। हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही है। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना। इस फोटो में दुल्हन तो आप ही है, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है, तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही है। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद से बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहाँ से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी